अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए ये नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप पागल हो गए थे लाला। आप कैसे अकीदत पर हाथ उठा सकते थे, वो भी सबके सामने। आपकी बीवी आपकी इज्जत है, वो उससे बीच चौराहे पर बेइज्जत करने लगे थे आप। अरमान खान ने दबे दबे लहजे में गुस्से से कहा तो अपना जहम साफ करते हुए जरगाम हमने खून हवानों से इस ड्रामेबाज को देखा जबकि आइस कार्टन पर पायोडीन लगाकर जरगाम के दाएं जाना बैठा उसके गर्दन पर आइस जहमों को साफ कर रहा था। वो तीनों हवेली और जंगल जाने के बजाय डेरे पर आ गए थे और अब वो तीनों जरगाम खान के कमरे में मौजूद थे, जहां बेड पर दोनों टांगे नीचे लटकाए शर्टलेस सरगम खान बैठा अपने हाथ की पुष्ट पर आए जख्मों को साफ कर रहा था, जबकि उसके साथ बैठा आयसान सरगम की गर्दन और पुष्ट पर आए जख्मों को साफ कर रहा था। हाथ में शीशा थाम कर सरगम ने अपना चेहरा देखा तो फटा हुआ खून नीला सूजन जदा गाल देख कर साथी सबने जबड़े बीचे। छोड़ूंगा नहीं इस साले बेहराम शाह को, कमीने ने चेहरा ही बिगाड़ दिया मेरा। इतने सालों बाद बीवी सामने आई थी और कम बख्त ने ये शक्ल बनाकर उसके सामने पेश कर दिया। बेराम शाह की शक्ल का नक्शा बदल कर उसकी बीबी के सामने पेश ना किया तो मेरा नाम भी जरगाम खान नहीं। नाक पर आयशा पर बैंडेज लगाते हुए सख्त लहजे में कहा तो आयशा ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया, जिसे देखकर जरगाम खान ने घूरकर आयशा को देखा। और क्या बकवास कर रहे थे कि हाथ क्यों उठाया? आंधे थे जब उस बगैरत ने मेरी बीबी को अपनी उजरत थमाई। वो जरगाम खान की बीबी है, किसी की मुलाजमा नहीं, ना ही उस पर किसी का हक है जो उस पर जताए। मेरी नजरों के सामने 2 बार मेरे दुश्मन का बाजू थाम चुकी थी वो। मेरा बस चलता, सिर्फ हाथ ही ना उठाता, इस गलती पर अकीदत की चमड़ी उतार देता। मेरा और अकीदत का रिश्ता जैसा भी हो, जितने भी इख्तलाफात और नफरत क्यों ना हो, मगर मैं ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो मेरे अलावा किसी का हाथ भी थामे। मुझे उससे नफरत ही सही, मगर अगर कभी वो डर कर या सहारे के लिए या अपना हक इस्तेमाल करके मेरा हाथ थामेगी तो मैं कभी उसका हाथ नहीं जटलाऊंगा। मगर अगर कभी उसने मेरे अलावा किसी की तरफ हाथ बढ़ाया भी तो मैं अपने हाथों से अकीदत शहद के टुकड़े कर डालूंगा और कसम लो मुझे रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं होगा। सर्द वस्त्र पर लहजे में कहकर एक गुस्से बड़ी नगाह दोनों पर डालकर कमरे में बनी लकड़ी की छोटी सी अलमारी से अपना सूट निकालकर वॉशरूम में घुस गया। उफ, यहाँ तो मामला बड़ा खराब है। ना मोहब्बत की समझ आती है, ना नफरत की है, सानू की। हमें तो बस आपसे मतलब है जाने मन। अरमान खान ने सोफे से उठकर कदम आयसान के जन्म बढ़ाते हुए शोर लहजे में कहा तो आयसान ने अरमान की तरफ से मुखातब पर अबरूज का उसको देखा, जो अब आयसान के साथ बैठकर अपने दोनों बाजू पीछे को लेकर बेड पर टका कर शोर नजरों से आयसान को देख रहा था। आपकी तो मुलाकात लाला की निस्बत काफी रोमांटिक थी ना। उफ, क्या सीन था। एक तरफ मैदान जंग था तो दूसरी जन्म आशिकों का मिलाप। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। वैसे क्या कहा मेरी होने वाली बीवी भाभी ने? वो आपके साइड आई अपने भाई की? वैसे जिस तरह तड़प कर वो बेराम शाह की जन्म बड़ी थी, उसे तो यही लगता है आपकी दांत जल्दी नहीं गलने वाली। दोनों टांगे नीचे लटकाए अपने बाएं बाजू का कोनी पैर पर टकाकर हथेली पर चेहरा टकाए सीधा लच में कहा तो आयशा ने कीना तो नजर से अरमान खान को देखा। दाल गलना तो दूर की बात है, पहले तुम्हारी होने वाली भाभी का दिमाग ठिकाने लगाना है ताकि आइंदा वो जरूरत ना काट सके किसी और के हसार में खड़ी होने की। तुम्हारी भाभी के होश ठिकाने के लिए चाहे बेराम शाह की लाश मिसाल के तौर पर उसके सामने रखनी पड़े तभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरमान खान की हाजिला हनी मोटी मोटी आंखों में अपनी चॉकलेट ब्राउन गहरी आंखें गाड़ते हुए सलतजे में कहा तो अरमान खान ने तासा से सर झटका। जिलाद भाई कम थे उनके आगे से, शोहर भी इन जिलाद से 4 हाथ आगे मिल रहे हैं उन्हें। अल्लाह ही रहम करे इन बचारियों पर। वॉशरूम से फ्रेश होकर निकलते जरगाम खान को देखकर हाथ उठा कर दाई देते हुए कहा तो जरगाम खान और आयशा ने हुनवा नजर से अरमान खान को देखा। अब अगर तुम्हारी जुबान पर एक बार भी इन शाहों का जिक्र आया तो यकीन मानो अरमान खान अपनी राइफल की साड़ी तुम्हारे सीने में उतार दूंगा और तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। जहाँ सरदार सरगाम से सवाल करने या उस पर उंगली उठाने वाला भी अभी तक पैदा नहीं हुआ। सरगाम खान के सरदस्पार लहजे पर अरमान खान ने अपनी आंखें घुमाई। आंखें घुमाना बंद करो, मेरा दिमाग पहले ही घुमा हुआ है। ये ना हो सरगम से पहले ही मैं तुम्हें ऊपर के सैर करवा दूं, इसलिए चुप कर जाओ और जाकर देखो किचन में हंसमा आया है। फोन तो किया था मैंने, अब तक आ जाना चाहिए था। अगर आ गया हो तो दुम्बा मिर्च मसाला लगा कर भून लो, साथ चपली कबाब और पुलाव कर लो, साथ 10-12 रोटियां भी कह देना, साथ अच्छे से बनवाना, मीठे में रसमलाई ले लेना और खाने के बाद कहवा का भी कह देना। अरमान खान के कंधे पर हाथ रखते हुए आयशा ने सख्त लहजे में कहा कि आहर में इतना लंबा ऑर्डर दिया कि अरमान खान एक झटके से जगह से उठा। हर का बच्चा समझा हुआ है मुझे
جس نے جو کھانا ہے خود جا کر آرڈر کرے، ورنہ ملازم کو آواز لگا کر کہہ دے رات کے 2 بجے دمہ کرنے کا کہوں، لانتے ہی نہ دے گا دل میں مجھے وہ میں سو رہا ہوں، جب آپ دونوں کا شاہی آرڈر آ جائے تو مجھے غریب کو بھی اٹھا دیجیے گا۔ اپنا جوتا اتار کر دوبارہ اچھالا، جا کر اتار کر آئسا پہنچا لی، شرٹ کے بٹن کھول کر اوندے منہ بیڈ پر گرتے ہوئے کہا تو آئسا زرگام نے خاموش نظر سے کچھ دیر ارمان خان کو دیکھا اور پھر کمرہ ارمان خان کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ زرگام اور آئسا آگے بڑھ کر ارمان خان کو ٹانگوں اور بازو سے پکڑ کر نیچے پھینکا، پھر آئسا نے جھک کر ارمان خان کو اپنے کاندھے پر ڈالا، اس کی چیخوں پکار کو نظر انداز کر کے کچن میں لا کر پٹکا۔ پیچھے سے آتے ہوئے زرگام خان نے مسکراتی نظر سے دائیاں دیتے ہوئے ارمان خان اور کہکا لگاتے ہوئے آئسا خان کو دیکھا۔ یہ آج پہلی بار ہوا تھا کہ آئسا خان اس طرح خوشی سے ان کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، جسے دیکھ کر زرگام خان کو اپنے رقبے میں سکون سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ضرورت تھی اس فضول لڑائی کی؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا بھائی، میرا آپ کے اور بلاش لالا کے علاوہ ہے ہی کون، اور آپ کا ذرا بھی احساس نہیں، اس لیے ان لڑائیوں سے باز نہیں آتے۔ ایک دفعہ مل جائے وہ ارمان خان، اس کی ناک توڑ کر آپ کا بدلہ لوں گی۔ وہ تینوں حویلی آئے تو حلیمہ اور سمرین بیگم سو رہی تھی، جس وجہ سے بہرام نے انہیں اٹھانے سے منع کر دیا تھا، مگر سلویٰ شاہ جانتی تھی کہ وہ تینوں رات تک پہنچنے والے ہیں، تو وہ ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مگر جب نظریں لانچ میں داخل ہوتے زخمی بہرام شاہ پر گئی تو سلویٰ شاہ کو لگا کسی نے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، اور اب وہ بہرام شاہ کے کاندھے سے سر ٹکائے ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ سلویٰ شاہ کے منہ بسوں کا کہنے پر سامنے صوفہ پر بیٹھی عقیدت اور حریہ نے مسکرا کر سلویٰ شاہ کو دیکھا، جو اپنے دونوں بازو بہرام شاہ کے کاندھوں پر کے گرد پھیلائے سر بہرام شاہ کے کاندھے پر رکھے ہوئے تھی۔ سمرین شاہ اور سمیر شاہ کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا بہرام شاہ جو کہ 30 سال کا تھا اور اپنے چچا زاد ہدایت شاہ سے 1.5 ماہ بڑا تھا، جبکہ بہرام شاہ سے چھوٹا بلاش شاہ جو 29 سال کا تھا اور بزنس کی دنیا کے بے تاج بادشاہ کے نام سے مشہور تھا، جبکہ بلاش سے چھوٹی سلویٰ شاہ تھی جو کہ 23 سال کی تھی۔ خان اور شاہ خاندان کے سب بچوں سے عمر میں چھوٹی سلویٰ خان تھی۔ سمیر شاہ کے چھوٹے بھائی ہدایت شاہ کی شادی ہدایت شاہ کی شادی ولی خان کی بیٹی حلیمہ شاہ سے ہوئی تھی۔ ہدایت اور ولیمہ کے بھی 3 ہی بچے تھے، سب سے بڑا ہدایت شاہ 32 سال کا تھا اور بہرام شاہ سے 1.5 ماہ چھوٹا تھا۔ ہدایت شاہ سے چھوٹی عقیدت شاہ جو کہ 26 سال کی تھی اور بہرام اور ہدایت سے 6 سال چھوٹی تھی، اور عقیدت شاہ سے چھوٹی حریہ شاہ تھی جو کہ 25 سال کی تھی۔ چلو چھوٹی جان معاف کر دو نا اپنے لالا کو، نیکسٹ ٹائم سے پکا کبھی لڑائی شروع نہیں کروں گا، بس جو شروع ہوئی ہوگی اسے ختم کر دیا کروں گا۔ بہرام شاہ نے مسکراہٹ چھپا کر سنجیدہ لہجے میں کہا تو سلویٰ شاہ نے اپنے گرے آنکھوں کو گھما کر گھور کر بہرام شاہ کو دیکھا۔ آپ اور بلاش لالا مجھ سے ہی پیار ہی نہیں کرتے، مجھ سے صرف ہدایت لالا پیار کرتے ہیں، جو روز مجھے فون بھی کرتے ہیں، میرے لیے گفٹ بھی بھیجتے رہتے ہیں اور ٹائم پر برتھ ڈے بھی وش کرتے ہیں، لیکن آپ کو اور بلاش لالا کو میری برتھ ڈے یاد تک نہیں ہوتی۔ برتھ ڈے چھوڑے، مجھ سے بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا ذرا، بلاش لالا کو میٹنگ کے لیے گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے، بس ماں جی کو وائس میسج کر دیا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور پر جا رہے ہیں، 1-2 ماہ تک واپس آ جائیں گے۔ سلویٰ شاہ نے بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھ کر منہ کے ٹیڑھے میڑھے ڈیزائن بناتے ہوئے کہا تو عقیدت نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ کر قدم سلویٰ کی جانب بڑھائے۔ تو یہ سب برتھ ڈے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے اس میں تو ابھی 5 ماہ رہتے ہیں نا سلویٰ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے عقیدت نے پرسوچ لہجے میں کہا تو سلویٰ نے ناک چڑھا کر ان تینوں کو دیکھا۔ ہاں تو آپ لوگ بھی تو 5 ہو، اس مہینے بہرام لالا کو یاد کرواؤں گی، نیکسٹ بلاش لالا کو، پھر حریہ آپیہ کو، اور پھر آپ کو، اور آخر میں ہدایت لالا کو۔ اس طرح آپ لوگوں کو میری برتھ ڈے کبھی نہیں بھولے گی۔ اپنے براؤن سلکی بالوں کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے آنکھیں گھما کے کہا تو بہرام شاہ کا کہکا دلکش کہکا روم کی فضا میں گونجا۔ حال تو میرا یہ زرگام خان نے کیا ہے، بدلہ تم ارمان خان سے کیوں لوگی؟ سلویٰ کی پہلی بار یاد آنے پر بہرام شاہ نے حیرت سے استفسار کیا تو سلویٰ کسر کا بہرام شاہ کے قریب ہوئی۔ دیکھے نا لالا، زرگام لالا چاہے دشمن ہے مگر ہے تو عقیدت اپیہ کے شوہر نہ، اور آئسا بھی حریہ آپی کے منگیتر ہے، تو اچھا تھوڑی لگے گا کہ میں ان کی ناک توڑ دوں، پھر سب ہدایت اور حریہ آپیہ کو کیا کہیں گے کہ ان کے شوہر کتنے کوجے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ پلان بنایا، اس سے بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور ہمارے لڑکوں، میرا مطلب ہے ان کے شوہروں کی خوبصورتی میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اپنی بات پر خود ہی کیا لگاتے تالی مار کر زور سے ہاتھ بہرام شاہ کے کاندھے پر مارا تو بہرام شاہ نے گھور کر سلویٰ کو دیکھا۔ اچھا نا لالا، اب ایسے تو نہ دیکھے، میں نے کون سا ابھی بدلہ لینے جا رہی ہوں، میں تو بس بتا رہی تھی۔ گرین آنکھوں کو معصومیت سے پٹپٹاتے ہوئے مدم لہجے میں کہا تو بہرام شاہ کے مسکرا کر سر جھٹکتے سلویٰ شاہ کو اپنے ہاتھ میں لیا، نظر سامنے صوفے پر بیٹھی
हुरिया पड़ गई तो बेराम शाह ने अपने दाएं बाजू को वाक आकर हुरिया को करीब आने का इशारा किया तो वो मुस्कुरा कर छोटे छोटे कदम लेते हुए बेराम शाह के करीब बैठ गई। अब दाएं जानब हुरिया शाह थी और बाएं जानब सलवा शाह थी, जबकि सामने अकीदत शाह गाउन तकिए पर कोने टकाई बहन भाइयों की मोहब्बत के मुजाहरे देख रही थी। तुम दोनों तो मान हो बेराम शाह का, बेराम शाह की जान बसती है तुम में। मैंने कभी तुम दोनों को छोटी बहनें नहीं, हमेशा अपनी बेटियां ही समझा है। तुम लोगों को किसी बात से रोकने का मतलब ये नहीं कि मुझे यकीन नहीं है तुम दोनों पर। बेराम शाह को अपनी बहनों पर खुद से ज्यादा यकीन है, अपनी माओ की परवरिश और अपने खून पर मान है। हम चाहे जितने भी दावे कर ले, मगर हम हैं तो एक आम से इंसान ना। हम किसी इंसान के किरदार को जान सकते हैं, उसके माजी हाल को जान सकते हैं, उसकी फिक्र को जान सकते हैं, मगर किसी के दिल के हाल को नहीं जान सकते, क्योंकि दिलों के हाल सिर्फ रब जानता है। अगर हम दिलों के हाल जानने लग जाएं तो फिर जहाँ मोहब्बतों के जहाँ आबाद है, शायद वहाँ मोहब्बतें न रहे, और जहाँ नफरतें और रंजिशें हैं वहाँ कोई शिकवा शिकायत ना रहे। हाँ, जैसे भी हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम लोग उनकी नजरों में आओ, या वो तुम लोगों को इस दुश्मनी में हमें नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करें। मेरी जगह कोई भी गैरतमंद भाई बाप हो तो वो भी अपनी बेटियों और बहनों को दुनिया की नजर से बचाकर ही रखना चाहेगा। और हाँ, तो फिर हमारे दुश्मन है, वो चाहे किरदार के लाख अच्छे हों, लेकिन मैं तुम लोगों की इज्जत और जान पर रिस्क नहीं ले सकता। ये बात शायद तुम लोगों को बुरी लगे, शायद मेरा हक भी नहीं बनता ये सब कहना, मगर मैं इन माँ बापों की तरह डके छुपे लफ्जों में बात नहीं करना चाहता, जो अपनी औलाद को किसी काम से रोकते तो हैं मगर वजह और अंजाम नहीं बताते, उन्हें ये मान और यकीन नहीं दिलाते कि अगर कोई गलती हो जाएगी तो उनके साथ है, और फिर वो इन बच्चे ढके छुपे लफ्जों को अपनी सोच के मुताबिक तलाशते गुमराह हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ मेरी बहनों के पास ये मान हो, उन्हें यकीन हो कि हालात जो भी होंगे उनका भाई उनके साथ है, वो अपने दिल की बात करेंगे तो मैं दुश्मनी के या गैरत के लेक्चर देकर उनकी इज्जत और वो हक छीन लूंगा जो अल्लाह ने उन्हें दिया है। मोहब्बत करना इंसान की फितरत है। मोहब्बत करने या ना करने पर इंसान का दिल पर जोर नहीं चलता। हान हो या कोई भी, अगर तुम लोगों को अपने हम सफर के नजरिए से पसंद आए तो बिला झिझक अपने भाई से आकर कहना। औरत के पास सबसे कीमती जेवर उसकी इज्जत होती है। महरम चाहे दुश्मन भी होना तो लोग उससे मोहब्बत करने पर आपके किरदार पर उंगली नहीं उठा सकते, मगर वही मोहब्बत आपको किसी गैर शख्स से हो जाए, फिर चाहे वो आपका मांग ही क्यों ना हो, लोग मर्द को नहीं मगर औरत को जीने नहीं देते। संजीदा मगर नरम लहजे में कहते। आहर में अकीदत शाह को देखा तो इस बात पर अकीदत शाह ने बुरी तरह से पहलू बदला, जबकि सलवा और हुरिया मुहवियत से बेराम शाह की बातों को सुन रही थी। मोहब्बत गुनाह नहीं, अपनी पसंद का इजहार करना भी गुनाह नहीं, मगर मोहब्बत और इजहार वहां करो जहाँ इज्जत जाने का खतरा ना हो, जहाँ कोई आपकी इज्जत और किरदार की धज्जियां ना उड़ा दे। अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो तुम दोनों सबसे पहले अपने भाई के पास आओगी, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपनी बहनों की ख्वाहिश को इज्जत से पूरा करूं। बेराम शाह के मान बड़े लफ्जों को सुनकर हुरिया शाह ने अफसुदगी से आंखें मूंद कर सर बेराम शाह के सीने पर टका दिया, जबकि सलवा दोनों बाजू बेराम शाह की गर्दन के गिर्द हायल करके अपने लब बेराम शाह के माथे पर चोट के निशान पड़ के, आई लव यू सो मच लाला, हमारा वादा है हम कभी आपका मान टूटने नहीं देंगे, कभी आपके प्रोसेस को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। मेरी किसी भी बात से आप हर्ट हो तो आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके मान और इज्जत बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है लाला, हुरिया शाह ने मुस्कुराकर कहा तो सलवा ने जड़ सर इस्पाम में हिलाया। और नहीं तो क्या लाला, हुरिया पिया तो अब ये नहीं कह सकती ना कि मेरी सुन ले, मेरी ख्वाहिश मेरी पसंद वही होगी ना जो मेरी लाला की होगी। मेरी जिंदगी के बारे में आप बिलाश लाला या हदायक लाला जो भी फैसला करेंगे मुझे हमेशा की तरह मंजूर होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों ने MSIT वाले हवा मेरे बारे में देख के उसे पूरा करने का फरिजा मेरे नाजुक कंधों पर डाल दिया। और देख ले मैंने आप लोगों का हवा पूरा भी कर दिखाया। स्निग्ध लहजे में कहते आहर में शोर लहजे में कहकर आंख दबाए तो कमरे में बेहराम शाह हुरिया और अकीदत के कह के मुझे, चलो रात बहुत हो गई है, तुम दोनों जाकर सो जाओ वरना सुबह माँ और चची से डांट पड़ेगी। हुरिया और सलवा को जाने का इशारा करते हुए कहा तो दोनों ने जड़ से सर इस बात में हिलाए और सेकंड्स में वहां से 9-2-11 हो गई। परेशान है किसी बात पर जो इस तरह इनसे बात कर रहे थे, अकीदत ने उठते हुए कहा तो बेराम शाह ने गहरी सांस भरकर सर इस बात में हिलाया, बेड से उतरकर कदम खिड़की की जानब बढ़ाए। सरगाम खान की आंखों में जनून देखा है मैंने तुम्हारे लिए अकीदत, न नफरत न मोहब्बत, फकत जनून। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा अकीदत, मगर मेरा वादा है अगर तुम्हारी रजामंदी ना हुई तो वो कभी तुम्हें हासिल नहीं कर पाएगा। तुम्हारे साय तक भी सरगम खान को पहुंचने नहीं दूंगा। अब तुम जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। सरदोस्त पाट लहजे में
ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو عقیدت نے دونوں ہاتھ کھڑکی کی سیل پر رکھے، نظر ستاروں سے چمکتے آسمان پر ٹکائے اپنی جانب پشت کیے کھڑے بہرام شاہ کو دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس دن آئسان کا ہوریا کو گھر چھوڑنا اور پھر آج سرگام خان کی جنون لیے نیلی سرد آنکھوں کو دیکھ کر بہرام شاہ نے بامشکل خود پر ضبط کیا تھا۔ عقیدت کا تو نکاح ہوا تھا مگر وہ ہوریا اور سبرا کو سمجھانا چاہتا تھا، انہیں بھائی ہونے کا مان سونپنا چاہتا تھا۔ اگر کبھی خان ان کو اپنی دشمنی میں استعمال کرنے کی کوشش بھی کریں تو ان کے پاس یہ مان ہو کہ ان کا بھائی ان کے ساتھ ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہوریا یا سلوا اس سے کبھی کچھ بھی چھپائیں، بے شک کبھی کوئی بھی بات اسے چھپی نہیں رہ سکتی تھی، مگر وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہنیں خود بہرام شاہ پر یقین کریں کہ اسے سب کچھ بتائے، تاکہ اس دن کی طرح چھپائے، نہ کہ اس دن کی طرح چھپائے جیسے ہوریا نے اس سے آئسان کی بات کو چھپایا۔ داجی سے اچھی خاصی کلاس لگی تھی سرگام خان کی، وہ جانتے تھے کہ اس نے ہی پہلے کوئی بات کی ہوگی جو بہرام شاہ لڑکیوں کی موجودگی کو بھی فراموش کر کے لڑنے پر مجبور ہو گیا، جبکہ مقدس بیگم اور کشف بیگم نے دل کھو کر بہرام شاہ کو بددعائیں دی ڈالی۔ سرگام خان جب سے حویلی آیا تھا مقدس کے پاس بیٹھی بہرام شاہ کو کوسنے میں مصروف تھی۔ ابھی وہ سرگام خان کے لیے کھانا بنوانے کچن میں گئی تھی، تبھی ارغمان خان اپنی چھوٹی بہن انتشال خان کے ساتھ سرگام خان کے روم میں داخل ہوا، جس کے بعد نقص سے تیار ہوا آئسان خوشبوئیں بکھیرتا ہوا روم میں داخل ہوا۔ نظریں سرگام خان کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی روتی ہوئی پلوچا خان پر گئی تو آئسان ایک جسم پلوچا کے پاس پہنچا۔ ولی خان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، سب سے بڑا شیر خان اور پھر بہادر خان۔ بہادر خان سے چھوٹی حلیمہ خان تھی۔ بیٹی کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد ولی خان کی بیوی حالقے حقیقی سے جا ملی۔ بیوی کی وفات کے بعد ولی خان نے دنیا سے جیسے کنارہ ہی کھا لیا ہو، ان کے جینے کی وجہ بس ان کے بچے ہی تھے۔ گاؤں کی ذمہ داریوں کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کی ذمہ داریاں بھی خود ہی نبھائی۔ خاندان والوں کے لاکھ کہنے کے باوجود دوسری شادی نہ کی۔ بچے جوان ہوئے تو ولی خان نے ان کی شادیاں کر دی، مگر حویلی پر قیامت تو تب آئی جب شیر خان اپنے یار ہدایت شاہ کی کزن کو اپنی بیوی اور 2 سال کے بیٹے آئسان کی ماں کی حیثیت سے حویلی لایا۔ سرگام شیر خان کی پہلی بیوی مقدس بیگم سے تھا، جس کی عمر 32 سال تھی۔ سرگام اور ہدایت شاہ ہم عمر تھے، دونوں نے ایک ہی دن اس دنیا میں آنکھیں کھولی تھی۔ جبکہ سرگام سے چھوٹا آئسان شیر خان کی دوسری بیوی مبین شاہ سے تھا، جو کہ سرگام خان سے 2 سال چھوٹا اب 23 سال کا تھا۔ آئسان سے 5 سال چھوٹی پلوشہ خان شیر خان کی پہلی بیوی مقدس شاہ سے تھی، جبکہ بہادر شاہ کے 2 بچے تھے، 2.5 سالہ ارغمان خان اور اس سے چھوٹی 24 سالہ انتشال خان۔ کیا ہوا لالا کی جان، کیوں اس طرح رو کر اپنی اتنی پیاری آنکھوں پر ظلم کر رہی ہو؟ پلوشہ خان کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تو پلوشہ خان نے سسکتے ہوئے اپنا چہرہ آئسان کے سینے پر چھپایا۔ دل تھا کہ وہ دوہری اذیت میں مبتلا تھا۔ وہ جتنی دعائیں اس دشمنی کے ختم ہونے کی کرتی تھی، یہ دشمنی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ دل بھائی کے زخم دیکھ کر تڑپ رہا تھا تو ہدایت شاہ کے کھو جانے پر بری طرح سے سسک بھی رہا تھا۔ وہ اپنا حال دل کسی سے بیان نہیں کر سکتی تھی، اس کا پور کس آگ میں جل رہا ہے۔ ہدایت شاہ کا عشق خون کی مانند پلوشہ خان کی رگوں میں گردش کرنے لگا تھا۔ پلوشہ خان کی ہر دھڑکن ہدایت شاہ کے نام پر درکتی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے کب ہدایت شاہ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ سنا تھا، اگر جانتی تھی تو صرف اتنا کہ تب سے پلوشہ خان نے بنا دیکھے اس شخص کو دل و جان سے چاہا تھا۔ وہ کیسا دکھتا ہے، وہ کردار کا کیسا ہے، اسے پلوشہ خان یاد ہوگی بھی یا نہیں؟ وہ پلوشہ خان کو دھتکارے گا یا اپنی دشمنی کے لیے اس کی ذات کو رون دے گا، یا پھر وہ پلوشہ خان کو اپنی محبت کی بارش میں پور بھگو کر معتبر کر دے گا؟ کچھ بھی تو وہ جانتی نہیں تھی، نہ ہی اسے کچھ جاننے سے غرض تھی۔ وہ ہدایت شاہ کے نام سے منسوب تھی، پلوشہ خان کے لیے یہی بہت تھا۔ ہدایت شاہ کی محبت، اس کا ساتھ، پلوشہ خان کی خوبصورت نیلی آنکھوں کا خواب اور معصوم محبت بڑے دل کی خواہش تھی۔ ان ظالموں اور نفرت کے ماروں میں ایک وہی تو تھی، معصوم نیلی آنکھوں والی کانسی نازک لڑکی، جس کے دل میں نفرت کی جگہ محبت کی کلی کھلی تھی۔ وہی تو تھی ہدایت شاہ کی بے پناہ چاہتوں کی حقدار، جس سے وہ بے خبر تھی۔ پلوشہ خان کی معصوم محبت ہدایت شاہ کے عشق، اس کی دیوانگی اور وارتگیوں سے انجان تھی۔ وہ تو بس خود کو ان راہوں کو ہی تنہا مسافر سمجھتی تھی جن راستوں پر ہدایت شاہ تو کب سے چل نکلا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ پہلے پلوشہ خان ہدایت شاہ تک پہنچتی ہے یا ہدایت شاہ پلوشہ خان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی دنیا میں لا کر اپنے جنون ہجوم سے روشنوا کرواتا ہے۔ آپ کو تو پتا ہے لالا کہ ہماری پلوشہ کے اندر آنسو کی ٹینکی فٹ ہے، بس اب سرگام لالا کو اس حالت میں دیکھ کر اس ٹینکی کو کام میں لایا جا رہا ہے۔ انتشال نے ڈرامائی انداز میں کہا
तो आयशा ने गुड़कस को देखा, जबकि अरमान खान ने घूरकर अपनी नमूना बहन को देखा। हैजल हनी अरमान से मिलती जुलती आंखें, डार्क ब्राउन बाल जिन्हें चुटकियों में कैद किया गया था, गुलाबी बड़े बड़े गाल और गुलाब सी नाजुक पंखुड़ी जैसे गुलाबी होंठ, पठानी नकुश लिए चेहरा मुस्कुराहट सजाए शरीर नजरों से दुपट्टे के हाले से झांकते हुए पलवशा खान के सूरज को देखा। मेरे कमरे को तुम लोग किस खुशी में चिड़ियाघर बनाए बैठे हो, एक सेकंड में सब के सब यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, उससे पहले कि मेरा मीटर घूम जाए। दफा हो जाओ अपनी शक्लें लेकर। सुबह से सर दर्द लगाया हुआ है तुम लोगों ने। एक तो इस हबीस मेरे साले ने मेरे चेहरे का बेड़ा गर्क काट दिया, अब अच्छा भला अपनी बीवी से मिलने जाना था मैंने, और दूसरा सुबह से मेरी बीवी के ससुराल वालों ने सर दर्द लगाया हुआ है। जरगाम खान के निचलाकर कहने पर अरमान खान और इम्तिजार का दिलकश कहकर रूम की फिजा में गूंजा। आयशा ने हों का किनारा दांतों तले दबाकर मुस्कुराहट रोकी, जबकि पलवशा अपनी मोटी नीली आंखों को फैलावे इन बेवकूफों को होंकू की तरह देख रही थी। अपने लाला से इस कदर उतरौलेपन की उसे हरगिज उम्मीद न थी। कुछ दिन पहले वो दादी से शादी न करने के लिए बहस कर गया था और अब वो अपनी बीवी को मिलने के लिए तड़प रहा था, जिसे बीवी की हसीयत देखने पर अपने हाथों से मारने का कह रहा था। लाला, आप अकीदत बाबी से मिलने जाएंगे? मतलब आप उनसे शादी के लिए राजी हैं? चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत सजाए खुशी से लबरेज लहजे में इस्तफसार किया तो जरगाम खान ने संजीदा नजरों से बच्चा को देखकर सर असबाब में हिलाया। आयशा ने बेड ग्राउंड से टेक लगाकर खुद की जानब श्री नजरों से देखते हुए अरमान खान को दिल में 200 सलवतों से नवाजा। सिर्फ सरगाम लाला ही नहीं, तुम्हारे ये मेसने आयस लाला भी शादी के लिए राजी हैं। और देख लो, अभी बीवी घर आई भी नहीं और तुम्हारे लाला तुम्हें कमरे से निकाल रहे हैं। बाद में सोचो ये क्या करेंगे। जान मृदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं ये दोनों, अरमान खान ने कहकर लगा कर कहा। तो आयस और सरगाम खान ने खून हवा नजर से उसे घूरा। तुम क्यों चाहते हो अरमान खान कि मैं तुम्हारा कीमा करके तुम्हारे पालतू कुत्तू के आगे डाल दूं? अपनी गस बार लंबी जबान के जोहर दिखाना बंद करो और शक्ल गुम करो यहाँ से, वरना उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। जरगाम खान ने दबे दबे लहजे में घुटराकर कहा तो अरमान खान ने मुंह बसोड़ कर उसको देखा। मैं ये बताने आया था कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ। प्रोड्यूसर की काला ही है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है मेरे साथ उनकी न्यू मूवी के लिए, और फिर मेरा दुबई में कंस्ट्रक्ट भी है, तो आज रात निकल है मुझे। दादी से मिलने आया था और तुम लोगों से मिलने आया था। कंस्ट्रक्ट के बाद एक दो सॉन्ग टुकड़ा करवा के वापस आ जाऊंगा। आयशा के चिंता लहजे में कहने पर जरगाम खान ने इस बात में हिलाया। तुम्हारे गार्ड्स पर यकीन नहीं मुझे। रात मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा और मेरे गार्ड्स तुम्हारे साथ रहेंगे, और तुम इस बार उन्हें डरा धमका कर भेजोगे भी नहीं, वरना फिर उनकी मौत की जिम्मेदार तुम होगे। अपना ख्याल रखना और याद रखना, शाह हवेली से पैगाम सजाए तो दादी एक माह बाद शादी की तारीख रख देंगे और तारीख से 10 दिन पहले हवेली मौजूद होनी चाहिए। समझ आई मेरी बात? आयशा को बाजू से थाम कर अपने रूबरू खड़ा करके गले लगाते हुए कहा तो आयशा ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। मैं जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना और खबरदार इम्तिशाल, अगर तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को तंग किया वरना दोनों की आकर टांगे तोड़ दूंगा। पलवशी खान के सर पर हाथ रखते हुए इम्तिशाल और अरमान खान को घूरते हुए संजीदा लहजे में कहा तो इन दोनों ने मुंह बतोकर आयशा खान को देखा। मैं तो आप लोगों की सौतेली बहन हूं ना? इम्तिशाल के मुंह बनाकर कहने पर आयशा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। सिर्फ सौतेली? तुम्हें तो चची यतीम खाने से उठाकर लाई थी, ये नहीं बताया चची ने तुम्हें? इम्तिशाल का सर पर हाथ रखकर प्यार देते हुए छेड़ते हुए कहा तो वो प्यार पटाती हुई पलवशा का हाथ थामकर घसीटने के अंदाज में उसे रूम से बाहर ले गई। मुझे आज रात जमीन पर जाना है तो मेरी तरफ से माजरत, मैं आपसे जाते वक्त मिल नहीं सकूंगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आयशा के गले लगते हुए नरम लहजे में कहा तो आयशा के होंठों पर मुस्कुराहट रह गई। आयशा ने मिलकर रगमान खान डेरे पर चला गया था। आइस अपनी पैकिंग मुकम्मल करने चला गया था और सरगाम बलिहान को बनाने के लिए चला गया। हलीमा बेगम को जब पता चला कि बहराम और जरगाम के दरमियान फिर से लड़ाई हुई है तो उन्होंने बलिहान के पैगाम के बारे में बाद में बात करने का सोचा, जबकि अकीदत इंतजार में थी कि वो बात करें तो वो उन्हें अपना जवाब बताए। उन्हें यहाँ आए 5 दिन हो चले थे मगर अभी तक उन सब का सामना दोबारा नहीं हुआ था। यहाँ आकर अकीदत की तबीयत काफी खराब थी, वजह आबोहवा की तब्दीली थी। वो जब यूके से आई थी तब भी काफी दिन तबीयत खराब रही थी और अब शहर से गाँव आने पर भी उसकी तबीयत काफी खराब थी। इतने दिनों से वो अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। आज जुम्मा था तो यहाँ गांव की सब औरतें जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ती थी। मर्दों की मस्जिद के पिछली जानब औरतों के लिए मस्जिद थी जहाँ बच्चों को मौलवी साहब की बीवी पढ़ा पढ़ाती थी और हर जुम्मा यहाँ गांव की औरतें
जुम्मे की नमाज और ईद पर ईद की नमाज पढ़ने के लिए आती थी। जुम्मे की नमाज पढ़कर अकीदत अकेली बाहर निकल आई थी। गांव की खूबसूरत गलियों से गुजरती वो बाग जन्म निकल आई थी। वो कई सालों बाद गाँव आई थी। अब तो ठीक से याद भी नहीं था कि उनका बाग किस तरफ है। नदी के करीब से गुजरती वो दाएं जानब अमरूद के बाग में दाखिल हो गई। सर दर्द की शिद्दत से फट रहा था। अब अकेली आ तो गई थी, मगर अब पछता रही थी। घूमते सर को संभालती वो बामुश्किल चल पा रही थी। बुहार की शिद्दत से सुर पर चढ़ा लिए वो इर्द गिर्द किसी की तलाश में नगार दुहराने लगी, मगर इर्द गिर्द किसी को ना पाकर अपना चकराता हुआ सर थाम कर नीचे बैठ चली गई। अपनी बंद होती हुई आंखों को बामुश्किल खोलने की कोशिश की, मगर हवास आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ने लगे तो वहीं मुंह के बल जमीन पर गिर गई। जरगा मार्ग सफेद काटन का सूट पहने, कंधों पर स्याह रंग की उजरक फैलाए, जुम्मे की नमाज के बाद बाग की तरफ चलाया। बाग की रखवाली करने वालों को भी इजाजत थी कि नमाज के वक्त वो सब बिना वक्त जाया कि वे मस्जिद नमाज के लिए चला जाया करें, क्योंकि नमाज से बढ़कर कुछ नहीं था। इसलिए मुलाजिम भी जरगा खान के साथ नमाज पढ़कर अब उसके पीछे पीछे आ रहे थे। सरदार, वहाँ कोई औरत है शायद। जरगा खान जो मुलाजिमों से बात करने में मसरूफ था, अपने मुलाजिम की आवाज पर चौंका पलटा तो नजर कुछ फासले पर गिरे वजूद पर गई, जो कि स्याह चादर में छुपा हुआ था। जिसे देखकर जरगाम खान ने अपने मुलाजिमों को वही ठहरने का हुक्म दिया और तेज तेज कदम लेता उस वजूद की जानिब बढ़ा। घुटनों के बल बैठकर अब वो शीशोपन में मुतला था कि कैसे उसे सीधा करे। पहले सोचा अपने मुलाजिम को आवाज लगाए, मगर न जाने क्यों दिल उसे इनकार किया। अल्फाज जबान पर आते आते रुके। सारी चीजों को एक तरफ रख कर कानों से थाम कर उस नरम व नाजुक वजूद को सीधा किया तो जरगाम खान का दरख्ता दिल लम्हे के लिए साकत सा हो गया। गुलाबी दुपट्टे के हाले में दमकता चांद सा चेहरा जिसमें जर्दियां गुली हुई थी, गुलाबी बड़े बड़े होंठ खुश्क हुए साथी से बिछे हुए थे। सबस नगीनों जैसी खामोश गुफ्तगू करती हुई आंखें जिनमें जरगाम खान को अपना आप गुम होता हुआ महसूस होता था, इस वक्त बांध थी। सुनहरी पल के रुखसारों पर स्याह फगन थी। अकीदत, जरगाम खान उठो। अकीदत, सर्द सपाट लहजे में अकीदत शाह को कन से झंझोड़ते हुए होश में लाने की कोशिश करते हुए जाकर कहा, मगर वो बेहिस वो हरकत जरगाम खान के बाजू के मजबूत हसा में पड़ी रही। सरदार, हमारी किसी मदद की जरूरत हो तो हम आगे आए। मुलाजिम की बात पर जरगाम खान ने पलट कर उसको देखा। अगर तुम में से किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया, उसकी तरफ देखा भी, खुदा की कसम तुम सबकी बोटी बोटी करके चील कबू के आगे डाल दूंगा। जहमी शेर की सी दाढ़ के उड़ाकर कहा तो मुलाजमों ने बेसाथ अपने कदम वापस लिए। अकीदत शाह की कमर के गिर्द बाजू लपेट कर उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाकर तेज तेज कदम लेता हुआ दूसरी जानब से निकल कर अपनी गाड़ी के करीब आया। जिसे देखकर मुलाजिम ने सर झुकाए बैग सीट का दरवाजा खोला और नजर झुकाए वापस चला गया। अकीदत शाह को बैग सीट पर लटा कर जरगाम खान ने जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली। मोबाइल निकालकर अपने मुलाजिमों को डेरा हाली करने को कहा। नजर पलट पलट कर अकीदत शाह के नाजुक वजूद पर जाकर ठहर रही थी। झटके से गाड़ी रोक कर बाहर आया। अकीदत शाह को पूरे इस्तेहाक से